क्वेश्चन पर ध्यान। हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रेलवे के आगामी परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एक सेट लेकर आए हुए हैं। इस सेटों को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए समय को न गंवाते हुए हम लोग धकाधक क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, देखिए यहाँ पे सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक क्या है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल 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 दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आया है तो थोड़ा सा अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है। अवतल दर्पण को हम लोग कॉन्केव मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर भी कहते हैं, ठीक है। ये और इसके बाद से कॉन्केव मिरर कहते हैं, इसके बाद से इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है तो दर्पण अनंत से आने वाले, ठीक है, अनंत से आने वाले, ठीक है, अनंत से आने वाले किरणों को सिकोड़ता है, ठीक है, सिकोड़ता है, ठीक है ना, सिकोड़ता है। क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों को ये सिकोड़ता है, ठीक है। अब अवतल दर्पण आया है तो अवतल दर्पण के थोड़ा सा हम लोग उपयोग को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। उपयोग इसका कहां कहां किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका उपयोग क्या होता है कि गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। किसके प्रयोग में, गाड़ी के, ठीक है, हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता है, सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का। अवतल जो दर्पण होता है इसका सर्च लाइट में भी प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो आंख नाक कान के जो डॉक्टर हैं इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाक, ठीक है, आंख, ठीक, आंख, कान के डॉक्टर द्वारा, ठीक है, डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो पांचवा है वो हजामती लोग के दुकानों में ये क्या होता है, दर्पण देखने को मिलता है, ठीक है। या दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न से ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसमें से 2-4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए भी हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने पे क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो थोड़ा सा हम लोग क्लोरीन गैस के उपयोग को पढ़ लेते हैं। किसको, क्लोरीन गैस के उपयोग को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन गैस के उपयोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला उपयोग क्या है, विरंजक के रूप में किसका, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विरंजक के रूप, ठीक है, विरंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता है, रोगाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे खास बात, विषैली गैसों के निर्माण में, ठीक है, विषैली गैसों के निर्माण
निर्माण में, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, क्लोरोफार्म के निर्माण में, क्लोरोफार्म के निर्माण का ये या उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निर्माण में। उसके बाद से चीनी उद्योग में, किसमें, चीनी उद्योग में, ठीक है, चीनी को सफेद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर आया है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा, ठीक है। ब्लीचिंग जो पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 इसका सूत्र होता है, ठीक है, या इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, रासायनिक नाम है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जो इस तो एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड कई सारे और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसको मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है, बता रहा हूं, इसको समझिए, ठीक है। क्या है कि किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है। तो निष्कासन से रिलेटेड कई सारे एग्जाम मतलब कई क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा। कौन सी विधि, इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा क्या होता है, उच्च अभिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उच्च अभिक्रिया वाली धातु हैं कौन कौन से, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है, उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आया है, तो हम लोग अयस्क के सांद्रण को पढ़ लेते हैं। अयस्क का सांद्रण, ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अयस्क, ठीक है, अयस्क का क्या होगा, अयस्क सांद्रण, अयस्क सांद्रण, ठीक, अयस्क सांद्रण। यह क्या है कि 3 रूपों में डिवाइड है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। एक क्या होता है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, ठीक है, धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, ठीक है, धातुएं, ठीक है। अब उसके पास क्या होगा, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे यह 3 अयस्क का सांद्रण 3 प्रकार से, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं और निम्न क्रियाशील धातुएं, ठीक है। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इसमें क्या होगा कि इसका अब विद्युत अपघटन विधि द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत, ठीक है, विद्युत अपघटन विधि का ये इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा इसका निष्कासन होता है। जो ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, एक होता है कार्बोनेट अयस्क और दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, ठीक है। एक होता है सल्फाइड अयस्क। जो कार्बोनेट अयस्क होता है, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क का किस विधि द्वारा होगा, निस्तापन, किसके द्वारा, निस्तापन विधि द्वारा, ठीक। और जो ये सल्फाइड अयस्क होता है, ये भर्जन विधि द्वारा, ठीक है। जो ये निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इसका किसके द्वारा होता है, तो इसमें भी सल्फाइड अयस्क होता है, कि कौन सा, सल्फाइड अयस्क, ठीक है, अयस्क। और ये भी किसके द्वारा होता है, भर्जन विधि द्वारा, ठीक है, भर्जन विधि द्वारा। तो
मध्यम में क्या होगा, मध्यम में 2 कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, निष्ठापन और भर्जन। ठीक है, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं क्या होंगी, सल्फाइड अयस्क के माध्यम से भर्जन विधि द्वारा तत्वों का पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखिए, ये जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जिसमें क्या होता है, इन धातुओं का इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा क्या होता है, धातुओं का निष्कासन होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास, देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अपने आप में ये दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये रिपीटेड हुआ है, कई एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, उस धातु का नाम बताएं। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो वह धातु है सोडियम। वह कौन सा धातु है, सोडियम। कौन सा धातु है, सोडियम। सोडियम। ठीक है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। ठीक है, सोडियम जो धातु है इसका प्रतीक Na होता है। इसका परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है 23 होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। ठीक है, अब जब सोडियम आया है तो सोडियम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, थोड़ा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है सोडियम के बारे में। ठीक है, सोडियम जो आया है, सोडियम Na के बारे में। ठीक है, सोडियम। ठीक है, सोडियम, सोडियम के बारे में सबसे पहला बात यह है कि जो सोडियम है इसको मिट्टी के तेल में डिबो कर रखा जाता है। ईथर और बेंजीन में ये क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, ये अपस्फोटन रोधी यौगिकों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद से क्या होता है कि ये द्रवित सोडियम जो होता है, द्रवित सोडियम, इन नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने के कार्य में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग इसको नोट भी कर लेते हैं। क्या नोट करते हैं, सोडियम के बारे में। ठीक है, इसको केरोसिन के तेल में केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन, केरोसिन के तेल, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, डुबो कर रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन वह ईथर में विलय होता है। बेंजीन वह ईथर में विलय होता है। तीसरी बात क्या होता है, अपस्फोटन रोधी यौगिकों के निर्माण में, यौगिकों के निर्माण में ठीक है, किसका, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद से क्या होता है, जो द्रवित सोडियम होता है, द्रवित सोडियम। ठीक है, द्रवित सोडियम नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि जो रक्त होता है, ठीक है, रक्त होता है जो, ठीक है, उस रक्त जो होता है उसके संकुचन में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त जो होता है, इस रक्त के नियंत्रण के मांसपेशियों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, उसके संकुचन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉप। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है, तो सेप्रोट्रॉप क्या है, कुकुरमुत्ता। सेप्रोट्रॉप क्या है, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता को ही मशरूम कहा जाता है, मशरूम कहा जाता है। ठीक है, मशरूम तो कहा जाता है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसमें किसमें, इसमें कुकुरमुत्ते में, कुकुरमुत्ते को क्या कहा जाता है, मशरूम। और मशरूम में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करना है, ध्यान दीजिएगा। सेप्रोट्रॉप का क्या मतलब होता है, ये होता है मृत पोषी। क्या होता है, मृत पोषी। ठीक है, या इसको मृत जीवी कहते हैं, मृत जीवी या मृत पोषी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है,
कोई भी जीव या पेड़ पौधे जो मरे हुए या क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप या मृतपोषी या मृत जो भी जीवी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, देखिए यहां पे दिया हुआ है प्रश्न कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, संवेग को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान और वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग के रूप में समय को व्यक्त किया जाता है। थोड़ा सा समय के बारे में देख लेते हैं। समय को P से दिखाएंगे, ठीक है, और ये होता है m इंटू भी। ठीक है, जो P होता है, संवेग जो होता है, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक है संवेग का, kg मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, यह एक यौगिक है, इस यौगिक में अणु में कितने इस यौगिक के अणु में कितने परमाणु हैं, इसको समझना है। तो इस प्रश्न को हम लोग आसानी से करेंगे। और देखिए एग्जाम में इससे भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं, यही प्रश्न कई बार घुमा घुमा के भी पूछा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आप अगली बार ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो गलत ना हो। ठीक है, तो इसको समझिए कैसे। देखिए कोई भी यौगिक दिया हो, ठीक है, ये कैसे पूछा, ये अभी तो यौगिक का क्या दिया है, फार्मूला दे दिया है। कभी कभी क्या होता है, कोई नाम देके और उसका परमाणु संख्या पूछ लेता है, ठीक है, परमाणुता पूछ लेता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपका ये सारा जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, प्लस 8 परमाणु हैं। ठीक है, प्लस सल्फर के कितने परमाणु हैं, तो प्लस 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो प्लस 4 परमाणु। इन सभी का टोटल करेंगे 8 2 10 1 11 4 15। तो इस यौगिक में कितने परमाणु हैं, 15 परमाणु हैं। अब देखिए यहाँ पे ये परमाणु आया है, परमाणु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो परमाणु जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है उन्हें मूल कण कहते हैं। परमाणु जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें मूलकण कहते हैं। परमाणु 2 मूलकणों से मिलकर बना है। परमाणु होता है, परमाणु 2 मूलकण से मिलकर बना है। 2 मूलकण से मिलकर बना है। परमाणु 2 मूलकण से मिलकर बना है। एक अस्थाई, ठीक है, एक अस्थाई मूलकण, एक कौन सा है, अस्थाई मूलकण। अस्थाई मूलकण। तो अस्थाई मूलकण के दौरान कौन कौन से तत्व आते हैं, इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन आता है। क्या आता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीनों मुख्य रूप से आते हैं अस्थाई के। अब अस्थाई में क्या आता है, मेसान। ठीक है, क्या आता है, मेसान। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो, और क्या आता है, पॉजिट्रॉन। क्या होता है, पॉजिट्रॉन। ये क्या है, अस्थाई कण है तीनों, मेसान, न्यूट्रिनो और क्या है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इस परमाणुओं की सभी संख्याओं को, परमाणुओं के सभी संख्याओं के योग को, ठीक है, क्या बोला जाता है, परमाणुकता भी बोला जाता है। ठीक है, परमाणुकता किसे कहेंगे, परमाणुओं के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाहे कह सकते हैं यौगिकों के कुल परमाणुओं की संख्या के योग को हम लोग परमाणुकता बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, बेहतरीन है ये भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में अंतिम तत्व क्या है। तो न्यूलैंड के अंतिम जो तत्व था वो क्या था, थोरियम था। क्या था, थोरियम। कौन सा तत्व था, थोरियम। ठीक है, थोरियम। ठीक है, थोरियम TH। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूलैंड आया है शब्द, तो न्यूलैंड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या है, इन्होंने जो नियम दिया था वो द्रव्यमान
संख्या के आधार पर दिया था, संख्या के आधार पर दिया था। जो न्यूलैंड थे इन्होंने क्या किया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, इन्होंने अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था, अष्टक नियम, ठीक है, ऑक्टेव रूल्स दिया था। अब इसके बाद से ये किसके आधार पर दिए थे, संगीत के सुरों के आधार पर दिए थे, संगीत के सुर के आधार पर दिए थे। वो सुर क्या था, ठीक है, क्या था, सा, ठीक है, रे, गा, मा, पा, धे, धा, नी, देखिए 3 3 6 1 7, ठीक है, 7 ये थे, ठीक है। जिस समय न्यूलैंड ने इस लॉ के बारे में बताया उस समय ज्ञात तत्व कितने थे, टोटल ज्ञात तत्व 56 थे, ठीक है, कितने थे, 56 थे, ठीक है। और देखिए इस लॉ का प्रथम तत्व जो था, ठीक है, प्रथम तत्व, ठीक है, तत्व हाइड्रोजन था। और अंतिम, ठीक है, अंतिम कहिए या 56वां तत्व कहिए, ठीक है, अंतिम तत्व कहिए या 56वां तत्व कहिए, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 56वां तत्व क्या था, थोरियम था, ठीक है, TH, थोरियम, ठीक है, यह थोरियम था, ठीक है। अब इसके बाद से ये सारा चीज हो गया। और इनका जो नियम था, इस नियम में, ठीक है, इस नियम में क्या था कि इनका जो नियम कैल्शियम तक ही शायद चला था, ठीक है। और इसमें सारे जो गुण थे यहीं तक इनके गुण समान भी पाए गए। और लिथियम और सोडियम जो था इनके गुण भी समान पाए गए थे इस अष्टक लॉ नियम के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जामों में आया हुआ है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई इकाई तो ओम होता है, ओम, ठीक है। जैसे आपको पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है वोल्ट बटा करंट, ठीक है। तो वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, ठीक है, और करंट का मात्रक एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। इन सभी को बराबर ओम। अगर ऑप्शन में ये भी दिया हो तो ये भी कथन सही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ओम का नियम पढ़ लेते हैं। किसका नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है। ये क्या होता है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल करंट, ठीक है, वोल्टेज